कि हाइड्रोजन का जो अवशोषण होता है वो हाइड्रोजन का अवशोषण कौन धातु करता है? लोहा करता है। लोहा करता है। ठीक है, तो बताइए कि किडनी स्टोन में क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। ऑक्जेलेट होता है। क्या जहाँ होता है? कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। बोन एस में क्या होता है? हाँ, उसमें कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और जिसका सूत्र क्या होता है? आइए, आपका जो पहला प्रश्न है आज का कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। और इससे पहले आपको चर्चा किए थे हम कि कृत्रिम वर्षा मूवी सब में जो देखते हैं कि गाना होता है और बरसात होने लगता है, तो वो बरसात क्या बरसात के समय में शूटिंग करता है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा वर्षा करवाया जाता है। बात समझ में आया? तो इसलिए उसको हम लोग कृत्रिम वर्षा कहेंगे। कृत्रिम का उल्टा क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रसायन यानी कि केमिकल का नाम पूछा। रसायन का अंग्रेजी क्या होगा? केमिकल। कृत्रिम वर्षा कराने में किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा, रजत आयोडाइड का। किसका यूज किया जाता है? रजत आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किस केमिकल का यूज किया जाता है? रजत आयोडाइड का। रजत आयोडाइड का। देखिए, जब भी कृत्रिम वर्षा होगा मतलब मनुष्य वर्षा कराएगा तो उसमें रजाई जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा से सबको डर लगेगा ना, इसलिए रजत आयोडाइड। रजाई से रजत और आयोडाइड डर होगा। डाइड। ठीक है, आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा कराने में किस केमिकल का यूज किया जाएगा? अगला है हार्ट होगा। ठीक है, हार्ट होगा। ठीक है, ये हार्ट लिख दिया है। हार्ट पेस मेकर। अब सबसे पहले एक बात याद रखिए, पेस मेकर जब भी क्वेश्चन में आए तो वहाँ पर आप हृदय मारिएगा। क्या मारिएगा? हृदय। और यहाँ प्रश्न क्या है सो समझिए। हार्ट पेस मेकर में प्रयुक्त विघटन नाभिक होता है। हार्ट पेस मेकर में प्रयुक्त विघटन नाभिक होता है। क्या होता है? तो प्लूटोनियम। क्या होता है? प्लूटोनियम। हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघटन नाभिक जो होता है वो क्या होता है? प्लूटोनियम होता है। तो बताइए कि सबसे भारी पदार्थ? सबसे भारी पदार्थ चलिए सोच करके आप लोग बताइएगा। सबसे भारी धातु? हीरा। धातु मतलब कठोर है। नहीं, प्लेटिनम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। गैस जो मृदु पेय में दाब में मौजूद रहती है। मृदु पेय, मृदु मतलब होता है मरा हुआ मिट्टी। यहाँ पर मरा हुआ नहीं कहेंगे, मतलब उदासीन। मृदु मतलब उदासीन। गैसों में जो मृदु पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, जैसे कि पेप्सी। तो आप जो पेप्सी पीते हैं, बताइए, इससे पहले चर्चा की है कि पेप्सी में कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो शरीर के लिए हानिकारक कि लाभदायक? हानिकारक। तो आप लोग पिएंगे कि नहीं पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो याद रखिएगा कि गैस जो मृदु पेय में दाब में मौजूद होता है वो कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और उसका संकेत क्या होता है? CO2 होता है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में किसमें? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में, किस रूप में? स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। याद रखिएगा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब जो भारी मशीन रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि स्नेहक के रूप में। स्नेह मतलब क्या होता है? स्नेहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। तो स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। तो ऐसा समझ लीजिए कि स्नेह लगाने के लिए जो है, मतलब स्नेह करने के लिए, प्यार करने के लिए, है ना, कभी कभार क्या होता है कि फाइट भी हो जाता है। फाइट मतलब लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है। फाइट मतलब लड़ना। तो बस ये याद रखिए कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा? अच्छा, गैस जो मृदु पेय में दाब में मौजूद रहती है। हार्ट पेस मेकर में प्रयुक्त विघटन नाभिक कौन सा होता है? प्लूटोनियम। और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस केमिकल का? रजत आयोडाइड का। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सामान्य लवण मतलब नमक। सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। पोटेशियम आयोडाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए, तो सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड का। सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए, प्रश्न क्या है?
समान लवण को आयोडित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आयोडाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे, साथ में इस प्रश्न को भी आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से पढ़िए 2-4 बार। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सामान्य लवण को आयोडित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड का। बताइए कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम जो होता है उसका संकेत क्या होता है? के होता है। क्या होता है? के होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला है आपको क्यूरी। क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। ठीक है, तो क्यूरी नाम है किसका? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्यूरी जो है किसका नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का, या उसको रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग की क्यूरी जो नाम है वो रेडियो एक्टिव धर्मिता का है ना नाम है। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का जो इकाई होता है वो क्या होता है? क्यूरी होता है। ठीक है, चलिए दुग्ध। बताइए दुग्ध तत्सम है कि तद्भव है? तत्सम है। सही बात है, याद रखिएगा। दुग्ध जो है वह आपको संस्कृत का रूप है, इसलिए यह तत्सम है। दुग्ध ऐसा कोलाइडी तंत्र है ना, जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा कि दूध क्या है भाई? तो दूध जो है एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है। तंत्र को कट कर दीजिए, यहाँ पर डाल दीजिए बिलियन। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ना कि दूध जो है सो हिंदी के शब्द का कौन सा भेद है? तत्सम है। दूध कौन सा है? तद्भव है। सही बात है। ठीक है, तो दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी बिलियन है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। चलिए, तो इसको आप सभी लोग हम लोग मिल करके रटेंगे, है ना? तो एक मिनट रुक जाइए। दुग्ध। चलिए, तो रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या है? जरा प्रश्न को समझिए। ये रासायनिक रूप से इसको कट कर देना है, बस इतना याद रखिएगा कि रेशम का रेशा जो है वो क्या है? तो यह एक प्रोटीन होता है। सुन लीजिए, रेशम का रेशा क्या होता है? यह एक प्रोटीन होता है। ठीक है, तो रटिए इसको भी कि रेशम का रेशा क्या होता है? अब आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में मतलब एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। सही बात भी है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण। देखिए, मान के चलिए कि कक्षा में जब दो इलेक्ट्रॉन होगा तो एक दूसरे का विरोध करेगा ना, एक दूसरे से जलेगा ना। तो वही बात है कि जब एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्रण करते हैं। विपरीत चक्रण का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर कैसे काट रहा है? इसके विपरीत में, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर दोनों ऐसे ही चलता, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक दूसरे के विपरीत तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ऐसे जा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है हीलियम। हीलियम के बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा। हीलियम गुब्बारा में भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है। हल्की होती है। हीलियम वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। हीलियम जो है आपको गोताखोर जब नीचे जाता है तो अपने बिल्कुल पनडुब्बी जो है वो सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन दोनों को मिक्सचर करके तब लेता है। ठीक है, और दूसरा ये भी याद होगा कि हीलियम एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। तो हीलियम के बारे में हमने क्या सब बताया, एक बार पुनः सुन लीजिए। हीलियम को अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हीलियम गैस जो है सो सांस के रूप में गोताखोर लेता है और पर्वतारोही भी लेता है। पर्वतारोही मतलब जो पर्वत पर चढ़ता है, जो पर्वत पर चढ़ता है। नहीं सुना है कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ गया? ठीक है, और हीलियम गैस हल्का होता है जिसके कारण से वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में भरी जाती है। ये हीलियम के बारे में कुछ समझ में आया आप लोगों को? हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। क्या होता है? He होता है। तो हीलियम एक तत्व है, ठीक है, जो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो आयन ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो बताइए हीलियम कैसा तत्व है? तो बोलिए। देखिए, आयनन में 9 को हटा दीजिए, उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? देखिए, अब देखिए ये भी याद रखना आसान है। हीलियम
ऊंचाई पर उड़ता है वायुयान के साथ ना, गुब्बारे के साथ ऊंचाई पर उड़ता है ना, इसलिए सोच लीजिए कि इसमें आयन ऊर्जा जो होगा क्या होगा, अधिक होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि हीलियम कैसा तत्व है, समझ में आया, हीलियम कैसा तत्व है, उच्चतम आयन ऊर्जा वाला तत्व है। बात समझ में आ गया। अगला है क्लोरोफिल, और जिसका हिंदी क्या होता है, हरित लवक होता है। तो बताइए कि क्लोरोफिल जो है हरित लवक के कारण से ही पौधे की पत्तियों का रंग हरा हरा होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। क्या पहले से बताए थे कि नहीं, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है सोडियम बेंजोएट, बैक की क्लास में भी चर्चा हुआ था। खाद परिरक्षण के लिए। हाँ, सोडियम बेंजोएट का यूज क्यों करते हैं, खाद परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में या खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। बात समझ में आ रहा है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो आप बैक के क्लास से पढ़े थे सोडियम बेंजोएट के बारे में। जब सोडियम बेंजोएट जो है वह एक केमिकल है जिसका यूज हम लोग कहाँ पर, खाद्य संरक्षण के रूप में करते हैं। ठीक है, प्रश्न पहले से याद है। चलिए अगला है स्मोग। स्मोग आप सुने होंगे, सिगरेट को हाँ बिल्कुल, कि लोग स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग रहता है वो, यहाँ पर स्मोग है। स्मोग ज्योग्राफी में, इंटर के ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप स्मोग। ठीक है, तो स्मोग जो है एक मिश्रण है, और वह किस किस का मिश्रण है, धूम्र और कोहरे का ये आपको मिश्रण होता है। स्मोग जो है वो किसका मिश्रण होता है, धूम्र और कोहरे का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसको आपको जरा समझना होगा कि देखिए स्मोकिंग जब करता है व्यक्ति तो धुआं निकलता है, और धुआं निकालेगा कहाँ पर जाके, कोना में ना। ठीक है ना, कोना में जाके धुआं निकालेगा ना डर से। तो इसलिए याद कर लीजिए कि स्मोग क्या क्या चीज का मिश्रण होता है, एक धूम्र का और दूसरा कोहरा का। ठीक है, याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है गैस का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, किसका घनत्व है, गैस का घनत्व अधिकतम पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है, तो कम तापमान और उच्च दाब पर। गैस का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, कम तापमान और उच्च दाब पर। गैस का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होता है, मतलब कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और दाब क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान दीजिए, अभी टेम्परेचर ज्यादा है और दाब कम है, तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और दाब ज्यादा होगा वहाँ पर गैस का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, बढ़ जाएगा। गैस का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखिए सही बात भी है, ये जो आप लोग ठंडा के महीना में देखते हुए कि गैस जो है सो जम जाता है, फिर उसको गर्म पानी में हम लोग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व उस टाइम में बढ़ जाता है, तो क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है ना। अब समझ में आया। तो बताइए कि गैस का घनत्व अधिकतम कब होगा, जब तापमान कम होगा और दाब अधिक होगा। नहीं समझ में अभी भी आया क्या, आया। चलिए, तो याद रखिएगा कि गैस का घनत्व अधिकतम कहाँ पर होगा, जब तापमान कम होगा, दाब अधिक होगा। अभी उदाहरण देते हैं ठंडा महीना का, कि ठंडा महीना में गैस जम जाता है क्योंकि तापमान कम रहता है ना, दाब ऊंच हो जाता है, दाब जाते, तब ना उसी टाइम में ठंडा के समय में आप सुनते हैं कि किसी को लकवा ज्यादा मार दिया, ऐसा सुने ठंडा में। ऐसा क्यों, ठंडा के समय क्योंकि नहीं, ठंडा में दाब बढ़ जाता है और तापमान कम जाता है, उसके कारण से मारता है वो। और अभी तापमान बढ़ गया, अभी तापमान बढ़ गया है, दाब कम गया। बात समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखना पड़ेगा आप लोग को रट के, कि विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। ठीक है, अवशिष्ट मतलब बेकार होता है, व्यर्थ का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को रटना होगा, इसलिए सभी लोग मिलकर के इसको याद करेंगे। साथ में जो बच्चा ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को रटिएगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न को आप लोग याद कीजिएगा। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। चलिए, इक्षु सकरा के किण्वन से निर्मित सिरके में, सिरका मतलब शरबत, सिरका मतलब शरबत। ठीक है, तो इक्षु सकरा के किण्वन से निर्मित सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, क्या होता है, CH3COOH। तो बताइए इक्षु सकरा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है, एसिड होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। अब आपका अगला प्रश्न है
परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकाली जाती है कहाँ से? यूरेनियम, थोरियम। देखिए यहाँ पर परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। यह एक खनिज आधारित स्रोत है, इस सब को कट कर दीजिए। बस ये याद रखिए, परमाणु ऊर्जा निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कहाँ से निकाली जाती है? कहाँ से निकाली जाती है? परमाणु ऊर्जा जो निकाली जाती है कहाँ से? तो यूरेनियम से, थोरियम से और प्लूटोनियम से। बोलिएगा। यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से। तो बताइए थोरियम के एस का नाम बताइए, आप कल पढ़ाए थे। हाँ, मोनाजाइट। ठीक है, तो बताइए कि परमाणु ऊर्जा कहाँ से निकाला जाता है? यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक बार प्रश्न कैसे पढ़ेंगे जल्दी बताइए तो थोड़ा। परमाणु ऊर्जा कहाँ से निकाली जाती है? परमाणु ऊर्जा कहाँ से निकाली जाती है? यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से। प्लूटोनियम से आपको निकाली जाती है। बात समझ में कुछ आया है यहाँ पर? चलिए, तो मोमबत्ती के बारे में तो आप लोग कुछ जानते होंगे। तो बताइए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कंफर्म हो जाइए, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती को जलाने के बाद पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं ना। तो जब दोबारा कर सकते हैं। खाना का बचना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। हम ले आके बनना पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती बनाने के लिए तो एक प्रश्न पहले और बता दीजिए मोमबत्ती से रिलेटेड। मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। भाई साहब, पहले मोमबत्ती जलता है तभी तो आपको दूसरा काम होता है प्रकाश का। तो जो जलता है तो जो मोमबत्ती जो बनता है केमिकल में बनता है, तो केमिकल का हिंदी क्या होता है? इसलिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में भी, क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है तो थोड़ा उष्मा हीट भी लगता है ना, ताव भी लगता है ना। तो इसलिए याद रखिएगा मोमबत्ती जो ऊर्जा उत्पन्न करता है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में? और प्रकाश ऊर्जा में, दोनों में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है मोमबत्ती बनाने के लिए ये भी स्प्रिंट है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से मिश्रण होता है। मतलब मोमबत्ती जो बनाता है तो उसमें कौन कौन सा केमिकल होता है? तो एक केमिकल का नाम है एलिफैटिक। बोलिएगा। एलिफैटिक। दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक। बताइए कैसा बोले हैं? एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। याद रखने वाला चीज़ है एलिफैटिक और एरोमेटिक। याद रखिए, एलिफैटिक और एरोमेटिक। पहले इस दोनों को याद कीजिए, फिर आगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। तो क्या क्या दो बताए हैं बताइए तो आप लोग? एलिफैटिक और एरोमेटिक। चलिए, ये दो को याद हो गया। अब आपको क्या लगाना है? अंत में हाइड्रोकार्बन लगाना है। आप कहिए कि कार्बन क्यों लगाइएगा? देखिए, जितना भी गाड़ी चलता है मोटरसाइकिल, उसमें कभी कभी देखिएगा जब स्टार्ट नहीं होता तो लोग कहता है कि लगता है कि कार्बन लग गया। जंग लग गया। कार्बन धुआं से आपको काला काला जो होता है उसको बोलता है कि कार्बन लग गया। वैसे भी कार्बन पेपर जो होता है वो उसके नीचे का सतह कैसा होता है? काला काला रहता है कि नहीं रहता है? तो इसलिए याद कर लीजिए कि आपको जो है सो ये क्या कहते हैं, कार्बन जो होगा, ये मोमबत्ती जलेगा तो धुआं निकलेगा तो काला काला हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे आप लोग कि मोमबत्ती बनाने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है? एलिफैटिक और प्रश्न याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है एस्पिरिन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन से देखिए, एस्पिरिन से जुड़ा हुआ है एस्पिरिन, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। बोलिएगा जरा। सैलिसिलिक। इसको रटना पड़ेगा, सभी लोग रटिए। चलिए, तो आप लोग बताएंगे जरा, इसको रटेंगे। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। देखिए, प्रश्न को ना तोड़ के पढ़िए आप लोग, तब याद होगा। तेजी से रट लीजिएगा तो भूल जाइएगा। सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब बोलिए तो। अब याद हो गया किसका ये रासायनिक नाम है? एस्पिरिन का। ठीक है, अच्छा बताइए, ये प्रश्न पूछता रहता है कि एस्पिरिन टाइप का जो भी दवा आता है वो किस में यूज किया जाता है? बताइए। प्रशीतक में। याद रखिएगा, डिस्प्रिन गोटी पहले आता था और उस डिस्प्रिन खाने से बुखार कम जाता था, यानी कि वो आपको
ताप नियंत्रण में क्या आता है इसका प्रयोग, बात समझ में आ रहा है। तो अगला प्रश्न है जिंक सल्फेट का आम तौर पर प्रयोग क्या आता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग कहाँ पर क्या आता है भाई, जिंक सल्फेट का प्रयोग क्या आता है कवकनाशी के रूप में। देखिए जिंक सल्फेट का उपयोग कहाँ पर क्या आता है, कवकनाशी के रूप में। जिंक सल्फेट है, क्या है, देखिए यहाँ पर है जिंक सल्फेट, इसको याद रखिएगा। जिंक में, जिंक को याद रख लीजिए जानबूझ के। और सल्फेट का मतलब जब किसी चीज़ में कोई चीज़ फेंट देते हैं तो अच्छा पदार्थ भी जो होता है वो भी नाश हो जाता है ना। चलिए याद कर लीजिए कि जिंक मतलब जानबूझ के आप फेंट देंगे तो नाश हो जाएगा। तो इसलिए याद कर लीजिए जब आप मान के चलिए कोई सामान में फेंट दीजिएगा कुछ हो तो आपकी मम्मी काँव काँव करने लगेगी ना, इसलिए काँव काँव से याद रख लीजिए कवक नाशी। तो बताइए कि जिंक सल्फेट का उपयोग कहाँ पर क्या आता है, अब याद आ गया। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कवक नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया, चलिए अब आपको समझ में आ गया। अगला है कि भारी धातु जिसकी विषाक्तता मतलब जहरीला, भारी धातु जिसकी विषाक्तता यकृत मतलब लीवर सिरोसिस पैदा करती है वो आपको क्या है, तो कॉपर है। ठीक है, कहने का मतलब बस इतना याद रखिए कि कॉपर के माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, सिरोसिस बीमारी, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी बात नहीं याद रखना है, बाकी बात नहीं याद रखना है, ध्यान दीजिए, बाकी बात नहीं याद रखना है। जब कोई तांबा के बर्तन में आप खाते हैं सुने होंगे कि तांबे के बर्तन में दही रखने से वो जहर बनता है, तो विषाक्तता होती है, जहरीला होता है। तो वही बात है कि कॉपर से आपको कौन सी बीमारी होती है, सिरोसिस होती है। बस इतना याद रखिए कि कॉपर से कौन सी बीमारी होती है, सिरोसिस की बीमारी। चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। अगला है शकरा, शकरा मतलब शुगर, शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब चीनी, शुगर मतलब क्या होता है, चीनी होता है ना बीमारी का नाम। चलिए तो शकरा और लवण यौगिक है किसका, तो शकरा कार्बनिक यौगिक है और लवण अकार्बनिक यौगिक है। शकरा कार्बनिक यौगिक है और चलिए इस प्रश्न को रटिए फटाफट सब आदमी। यहाँ दो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस दोनों प्रश्न पर ध्यान दीजिए। शकरा के बारे में क्या है कि शकरा कार्बनिक यौगिक है, वहीं अगर लवण की बात की जाए तो लवण एक अकार्बनिक यौगिक है। तो आप लोग इस दोनों को अलग अलग याद कीजिएगा। पहले शकरा पूछ रहा है और लवण के बारे में दोनों कह रहा है कि शकरा और लवण यौगिक है, मतलब किस तरह का यौगिक है। तो आप बताइएगा कि शकरा जो है कार्बनिक यौगिक है, वहीं पर लवण जो है अकार्बनिक यौगिक है। आप प्रश्न समझ में हमको लगता है कि आपको बढ़िया से आ गया होगा। तो बताइए शक्कर जो है वो कैसा यौगिक है और लवण कैसा यौगिक है, अब समझ में आया। ठीक है, देखिए याद रखिएगा आप लोग, शक्कर का मतलब आपको क्या होता है, चीनी होता है, और शकरा को हम लोग शुगर भी अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप देखिएगा कि शक्कर और शुगर, अगर शक्कर कहीं मार्केट से खरीदना हो चीनी तो हम लोग कार में लाएंगे ना, उसको किस में लाएंगे, कार में लाएंगे। और ज़्यादा जो कोई भोज होता है, कोई अवसर पर होता है तो ज़्यादा गाड़ी पर लाते कि नहीं, तो किस गाड़ी पर लाइएगा, इसलिए कार से याद कर लीजिए कार्बनिक, यानी कि शक्कर या शुगर कैसा यौगिक है और लवण कैसा यौगिक है। चलिए तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितनी होती है बताइए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो, अच्छा पहले ये बताइए कि सिल्वर का मतलब क्या होता है, सिल्वर का मतलब चांदी होता है, क्या होता है, चांदी। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो होता है कितना प्रतिशत होता है, 80% होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, 80% होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है। ठीक है, चलिए यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो किस तत्व के कारण से उसके शरीर में जहर फैल जाता है बताइए। तो उसके शरीर में सीसा की मात्रा रह जाएगी और जिसके कारण से वो जहर फैल जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को गोली लग गया, गोली नहीं निकाला गया तो समझिए वो मर जाता है। क्यों मरता है, क्योंकि उसके गोली में सीसा की मात्रा होती है और वो अंदर में जाने के बाद वो खराबी करता है, इसलिए जहरीला बन जाता है और वो मर जाता है, मतलब उससे जहर फैल जाता है। बात समझ में आ रहा है जी, बात समझ गए। अगला है कि द्रव को द्रव स्वर्ण कहा जाता है, याद रखिए द्रव सोना, द्रव स्वर्ण या द्रव सोना किसको कहा जाता है, द्रव को, पेट्रोलियम तेल को किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम तेल को। ठीक है, द्रव सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम तेल को, पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है। तो वैसे भी देखिए पेट्रोल डीजल जो होता है वो द्रव्य न होता है, लिक्विड होता है कि नहीं होता है, पानी वाला। तो इसलिए उसको सोना के रूप में इसलिए लिया क्योंकि पेट्रोल आजकल कितना महंगा है, सोना के रूप में महंगा है ना। 1 लोटा मिलता है, 1 लीटर मिलता है तो उसका 100 प्लस मिलता है
उसका रेट है। तो इसलिए द्रव सोना इसलिए उसको कहा गया है, याद रखिएगा, द्रव सोना किसको कहा गया है? पेट्रोलियम को। ठीक है। च्युइंगम जो आप चबाते हैं, ठीक है, च्युइंगम जो आप चबाते हैं वो किसका बना होता है? लैक्टेज का। किसका? लैक्टेज का। ऐसे याद रखिएगा कि जब तबरेज च्युइंगम खाएगा ना तो इसको लैक्टिंग लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रख लीजिए कि च्युइंगम जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? लैक्टेज का। लैक्टेज, ठीक है। तो याद रखिएगा लैक्टेज ही याद रखिए आप लोग। यहाँ पर लेटेक्स लिखा हुआ है लेकिन लैक्टेज ही याद रखिए, आपको आंसर बन जाएगा। तो च्युइंगम किससे बनाई जाती है? लैक्टेज से। ठीक है। अगला है टेट्रा इथाइलेड। क्या लिखा हुआ है? टेट्रा इथाइलेड। TEL का फुल फॉर्म है। TEL का फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा इथाइलेड, है ना? टेट्रा इथाइलेड यह है क्या है भाई? तो यह अपसोफोट, चलिए, अपस्फोटन रोधी। क्या लिखा हुआ है? अपस्फोटन रोधी यौगिक है। टेट्रा इथाइलेट जो है वो क्या है? अपस्फोटन रोधी है। इस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे 2-4 बार। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका क्या नाम है? जरा प्रश्न को समझिए। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है? देखिए, अंधेरे में हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ। वो जो आप देखते हैं और वो जो आंख की क्षमता होती है वो किसके कारण से देखते हैं आप? रोडोप्सिन। बोलिए रोडोप्सिन। यानी कि रोडोप्सिन। रोड पर जो आप चलते हैं ना, तो बस उसी चीज को यहाँ पर याद रख लीजिए कि रोड पर चलते हैं आप आँख को देखने की क्षमता के कारण से। तो आँख में जो देखने की क्षमता होती है, बैगनी तरह का जो एक आपको तत्व रहता है उसमें रोडोप्सिन रहता है। हाँ, उसको रोडोप्सिन कहा जाता है। क्या कहता है? रोडोप्सिन। उसको रोडोप्सिन कहा जाता है। ठीक है। अगला है आयरन। आयरन मतलब लोहा, और आयरन का संकेत क्या होता है? Fe होता है। आयरन को अगर जस्तेदार बनाया जाता है, ये प्रश्न कल भी चर्चा किए थे, जब भी जस्तेदार बनाने की चर्चा हो या गैल्वेनाइज करने की चर्चा हो तो किसका परत रहता है? जिंक का। और जिंक को ही हम लोग जस्ता भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? जर्डान होता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग कहाँ पर किया था बताइए? आयोडोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी में। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो 4 बार पढ़िए मेरे साथ साथ फटाफट से। तो बताएंगे कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रतिरोधी में। ठीक है। अगला है कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है। बिल्कुल सही बात है। ये शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी। अभी जो तेजाब होता है ना, तेजाब जो बैटरी में डाला जाता है, उसको आप किसी शीशा वाला बर्तन में रखिए, उसको सटाइए बॉडी पर, कैसा महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। उसको डालेंगे तब तो जल जाएगा। ठीक है। वही बात बता, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट कैसा महसूस होता है? ठंडा। ठंडे की अनुभूति देती है। क्यों? क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है। यानी कि अगर आप उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? आग लग जाए। वाष्पशील है, वर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। भाप निकलने लगे। भाप बन के वो उड़ जाता है। जिस तरह से पेट्रोल वाष्पशील है, उसी तरह से वो जो स्पिरिट होता है वो भी आपको वाष्पशील है। और इसीलिए जब पेट्रोल को भी आप किसी बोतल में रखिए, आधे पर लगाइए, तो आपको ठंडा की अनुभूति होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि वह अत्यधिक वाष्पशील है, मतलब कि भाप बन के तुरंत उड़ने लायक होता है। इस वजह से जो है सो आपको स्पिरिट ठंडी अनुभूति देता है। अनुभूति मतलब होता है फीलिंग देना, अनुभव होना। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे आप लोग। एक प्रश्न बताइए कि TEL का फुल फॉर्म क्या होता है? TEL टेट्रा इथाइलेट। अब टेट्रा इथाइलेट क्या है? यौगिक है। बिल्कुल सही बात है। अपस्फोटन रोधी यौगिक है। ठीक है। तो बताइए एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। तो बताइए कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका यूज किया जाता है? अब बताएंगे आप लोग कि हार्ट पेस मेकर में विघटन नाभिक जो होता है, नाभिक में होता है क्या होता है? प्लूटोनियम। अगला प्रश्न है, गैस जो मृदु पेय में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। बताइए समान लवण को आयोडित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। ठीक है। तो इस प्रश्न सबको आप लोग विशेष रूप से रटेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।